यहाँ पर आप जो तामझाम देख रहे हैं ये नाइक्रोम वायर है, ठीक है, जो आपके हीटर में लगा रहता है। तो नाइक्रोम वायर, और यहाँ पर मेरे पास जो ये तार है ये डायरेक्ट आपके 220 वोल्ट के सप्लाई में लगे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, इसमें जान जाने का भी रिस्क है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। आप लोग घर पे ऐसा करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, ठीक है। इसे अगर मैं टच करूं और फिर यहाँ पे टच कर दूं तो क्या हो रहा है, यहां से करंट सिर्फ यहां जा रहा है और बीच वाला पार्ट रेड हो रहा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से जी प्लस क्लास के इस अनोखी से सीरीज में, जहां पर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे पिछले सीरीज में हमने कवर कर लिया था चार्जेस पे न्यूमेरिकल्स, प्लस ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे न्यूमेरिकल्स। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी पे पूछे गए न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला और न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं वो लगाने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज के वीडियो में आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा और आपको ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में आराम से इस तरह के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे आगे आने वाले पार्ट 3 में हम कवर करने जा रहे हैं पावर एंड एनर्जी पे बने न्यूमेरिकल्स को। तो आइए सबसे पहले प्रीवियस पार्ट के पूछे हुए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर सिर्फ एक स्टूडेंट ने करेक्ट दिया है, उनका नाम है परसून टेक। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ओम्स लॉ वैलिड कब होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना था टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तभी बस ओम्स लॉ वैलिड होता है। और एक और केस है जो आप अपने हायर क्लास में जाएंगे, अगर आपने साइंस लिया और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ तब तक खड़ा हूं जब तक आप एक अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच जाते। तो 11th और 12th का भी फिजिक्स मैं इसी चैनल पे आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वहां पर आप जानेंगे कि जो लीनियर डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस एक लीनियर डिवाइस है, बट नॉन लीनियर डिवाइसेस क्या होते हैं, डायोड होते हैं, ठीक है। डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है जो कि फॉलो नहीं करता है ओम्स लॉ को, ठीक है। नॉन लीनियर डिवाइसेस जितने भी है, जैसे कि ट्रांजिस्टर भी, वो कोई भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, वैलिड कब रहेगा वो बताना है। तो इसलिए आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तभी हमारा ओम्स लॉ वैलिड होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर और जानते हैं वो क्या कह रहा है। तो यह है हमारा पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर of a conductor, resistivity rho of a conductor, length of a conductor L and the area of cross section is A। तो यहां पर सारा चीज का दिया हुआ है और पूछ रहा है इन सब के बीच में रिलेशन जानना। तो यहां पर अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं तो बस वही काफी है। जो फॉर्मूला है हमारा रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो L बाई A, जहां पर रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और R हमारा रेजिस्टेंस है। तो आपको इसको थोड़ा सा लिखना है। जब क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स से पूछा गया 2015 में, तो सिर्फ इतना लिख देने पे आपको मार्क्स तो नहीं मिलने वाले। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज यहां पर एक्सप्लोर करके लिखना है। यहां पर सिंपल कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हमारा रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये चीज लिखेंगे और इसको लाइन में भी लिखेंगे और इस टर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। लाइन में मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पूछ रहा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ भी होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों ऊपर में है तो लेंथ भी है। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप ये लिखेंगे, ये तीनों लाइन और ये तीनों स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और ये आपका रिलेशन बता देगा और आपको इसके लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम सेक्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझ लेते हैं। यहां पर आपने हमेशा पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ होता है, बट देखा कभी नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए, अगर यहां पर मैं वायर को रखूं और दूसरा वायर यहां पर रखूं, देख रहे, तो आपको एक स्पार्क दिखाई देगा और उसके बाद ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, देख रहे हैं, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है ग्लो होने में। क्यों?
क्योंकि अभी लेंथ ज्यादा है। अब यही लेंथ अगर धीरे धीरे कम करूं, ठीक है, आपको ग्लो होता हुआ दिखा, मुझे गर्मी महसूस होने लगी है। देखिए ये गर्म होता जा रहा है और फैलता भी जा रहा है, क्योंकि गर्म होने से चीजें फैलती है, ठीक है। आपने देखा इतना टाइम लगा इसको गर्म होने में। अगर मैं लेंथ कम कर दूं, अभी इतना बड़ा लेंथ था, अब अगर मैं इसको कम कर दूं यहां से, ठीक है, इस जगह से डायरेक्ट यहां पे कर दूं, आधा कर दूं, तो देखिए कितनी जल्दी गर्म हो गया। ये देखा आपने कितनी जल्दी गर्म हो गया, देख रहे हैं आप। तो जल्दी से गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ कम हुआ, रेजिस्टेंस भी कम हो गया होगा। रेजिस्टेंस कम हुआ इसीलिए करंट ज्यादा फ्लो होने लगा, और करंट ज्यादा फ्लो हुआ तो ज्यादा हीट जनरेट हुआ और जल्दी से हो गया, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर करता हूँ, देखिए जैसे ही मैं कर रहा हूँ कनेक्ट, वैसे ही तुरंत गर्म हो जा रहा है। और ये लकड़ी है, इसमें आग भी लग सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। ये अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 3 मार्क्स का 2012 में पूछा हुआ है। क्या है? डिफाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है ऑफ कंडक्टर एंड स्टेट द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स बताने हैं जिन पे हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा वो क्वेश्चन आपको एज इट इज पूछा जा सकता है कि डिफाइन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो वहां पर भी आप ये तीनों पॉइंट ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात आए रेजिस्टिविटी की, किसकी? रेजिस्टिविटी की, जैसा कि यहां पर है रेजिस्टिविटी का पूछ रहा है कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें डिपेंड करता है, तो मात्र 2 ही कंडीशन है जिन पे वो डिपेंड करता है। तो पहला हो जाता है आपका क्या? पहला हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका क्या? मटेरियल। जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, उसी मटेरियल के कारण हमारा जो रेजिस्टिविटी होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया? तो आइए इसके डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। यहां पर देखिए एक कंडक्टर है जिसका शेप आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका लेंथ जब लेना है आपको, कितना लेना है? हमेशा 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट ऑफ लेंथ पे ही डिफाइन होता है। 1 यूनिट ऑफ लेंथ का मतलब क्या हो गया आपका? 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का आपको लेंथ लेना है, और उसका जो एरिया होगा ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये भी होना चाहिए आपका 1 मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर में जब होगा तब वो मटेरियल जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा उसी को कहते हैं हमारा रेजिस्टिविटी। आपको रिटन फॉर्म में दिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। और जो हमारा चीज है पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये क्या है ये भी आपको बताना है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको फॉर्मूला जो मालूम है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहां पर जो हमारा रो है यही है रेजिस्टिविटी, तो आप इन सब को इधर कर दीजिए, ठीक है। A यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी हमारा रो का फॉर्मूला क्या बन गया? रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो अब आपको सबका यूनिट पता है, क्या क्या है? रेजिस्टेंस का आपको यूनिट पता है क्या होता है? रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आप ये सारा लिख सकते हैं कि नहीं? और यहां पर देखिए मीटर, मीटर से कैंसिल हो गया। मीटर जब मीटर से कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मीटर टाइम्स मीटर था, मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर हमारा कट गया। तो इसलिए रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बन गया? सिर्फ ओम्स और मीटर। तो इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आप इसी चीज से निकाल सकते हैं। अगर आप भूल भी गए तो बाकी का तो आपको याद है, आप वहां पर निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में आपको लिखना क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। ये चीज आप लिखेंगे तो आपको इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये याद रखना है आपको, यूनिट लेंथ लेना है एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, तब जितना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा उसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, चाहे वो कोई भी मटेरियल का हो, ठीक है। अब किस किस फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है? तो मैंने जैसा कि बताया कि मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर पे। यही दोनों है जिन पे डिपेंड करता है। हालांकि रेजिस्टेंस हमारे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप याद रखने के लिए ऐसा
और ये सारे चीज जो एग्जाम में आपको अंडरलाइन जरूर करना है लिखने के बाद, ताकि एग्जामिनर का पॉइंट वहां पर जाइए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स दिलाने के लिए। और कोई भी चीज आप जो है इस तरह से पॉइंट बना के लिखे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ओम्स मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर है, ये चीज का आप ध्यान रखें, कभी डिवाइड गलती से मत लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो सके तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो हमारा आया अभी आर ए डिवाइडेड बाई एल से, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं रो के जगह पे रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। इसी से हमने डिफाइन किया हमारा एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहां पर देखिए, हाउ वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैसे चेंज होगा अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ उसका डबल कर दिया जाए, ठीक है, लेंथ सिर्फ उसका डबल कर दिया जाए। और दूसरा केस है ओनली डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, दूसरा केस बता रहा है कि आपका डायमीटर सिर्फ डबल हो जाए। तो यहां पर भी आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो बगल में आराम से लिखिए, ठीक है, रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला आपको एकदम से याद रहना चाहिए। अभी इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं वो पहले आराम से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, पहला केस, तो हमारा केस 1 में लेके चलेंगे कि ओनली लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, तो सिर्फ लेंथ को डबल किया गया है। तो पहले केस में आर हमारा जो है R1 ले लेते हैं, R1 क्या हो जाएगा, रो L बाई ए हो जाएगा। और R2 क्या हो जाएगा, जब हमारा लेंथ डबल हो गया है तो क्या हो जाएगा, रो 2L बाई ए। तो 2 अगर आप आगे निकाल लीजिएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, ये रो L बाई ए। तो यानी हमारा ये क्या है, ये R1 ही तो है, ये क्या है हमारा R1 है, और ये 2 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा R2 जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ लेंथ को डबल किया तो हमारा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है, यहां से ये पता चल गया। और सेकंड केस अगर हम लेते हैं उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया यहां पर, ओनली डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, डायमीटर ऑफ द वायर डबल करने कह रहा है, एरिया डबल नहीं करने के लिए कह रहा है। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां जो एरिया है अगर आपको सिर्फ बोलता है कि एरिया डबल किया जा रहा है, ठीक है, एरिया अगर डबल किया जा रहा है तो एरिया डबल करने से क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा, ठीक है, यहां पे घट जाएगा, रेजिस्टेंस कितने से घट जाएगा, हाफ टाइम से घट जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आपको। लेकिन यहां पर एरिया की जगह डायमीटर लिख दिया, ठीक है, तो आपको पता होगा डायमीटर से अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप हाफ कर देते हैं, और उसके बाद अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं एरिया का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, ये आपको पता होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वहां पर रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं कि नहीं, रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो डायमीटर है, तो अगर डायमीटर को डबल किया गया तो इसका मतलब हमारा रेडियस भी तो डबल हो रहा है, रेडियस भी डबल हो रहा है, और दोनों ही यहां पर क्या करेगा, डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एरिया अगर ट्वाइस किया जाता तो हाफ टाइम से डिक्रीज होता, बट डायमीटर या रेडियस बोले डबल कर दिया गया है तो 4 टाइम्स से हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। R1 का 4 टाइम्स हो जाएगा हमारा R2, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है, सारा चीज आपको क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। पहला केस और दूसरा केस आपने समझ लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला से ही समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर रेडियस भी लिख लीजिएगा, रेडियस भी अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए तब भी आपका 4 टाइम से ही डिक्रीज आपको देखने को रेजिस्टेंस में मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। Why the coil of electric toaster made of a alloy than a pure metal? प्योर मेटल की जगह एलॉय से क्यों बनाया जाता है? एलॉय का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मेटल्स को एक साथ मिक्स करके
जब बनाया जाता है तो उसको एलॉय कहते हैं। तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हमको मिल जाती है, जैसे कि हाई रेजिस्टिविटी का होना, ठीक है, रेजिस्टिविटी का हाई होना हमको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा हमको क्या मिल जाता है, उसका ऑक्सीडाइज से, जब भाई आप किसी चीज में आग लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड बनाना तो देगा लेकिन इजीली नहीं बना पाएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर के बाद जाके वो मेटल ऑक्साइड बना पाएगा। तो मेटल ऑक्साइड एक्चुअली में मेटल से वीक होता है, जिसके कारण से वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं जब हमारा टोस्टर जले तो उसका कॉइल ना जले, ठीक है, तो वो हीट देता रहे कंटिन्यूअसली। तो इसी वजह से हम चाहते नहीं है कि वो ऑक्सीडाइज हो, तो इसलिए एलॉय का ऐसा प्रॉपर्टी हो जाता है कि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। और वो साथ ही साथ क्या दे देता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट दे देता है। तो इन रीजंस के कारण हमारा जो टोस्टर का कॉइल है, जो कि नाइक्रोम से बना होता है, किससे बना होता है, नाइक्रोम से, जिसमें निकल और क्रोमियम ये दोनों से बनता है हमारा नाइक्रोम, ठीक है। दो मेटल आपने देखे जो उनको कंबाइन किया गया, इसलिए उसको एलॉय बोला जाता है। तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है हमको, हायर रेजिस्टिविटी और ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आप पॉइंट वाइज लिखे या फिर लिखने के बाद अंडरलाइन कर दे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 3 मार्क्स का 2015 में क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक्चुअली में छोटे छोटे पूछे गए हैं, ये तीनों का आंसर आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। क्या है, वाई द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर क्यों यूज करते हैं हम हमारे वायरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करने का मटेरियल बनाना होता है, कंडक्टर बनाना होता है, तो क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है। आपको इसका आंसर हालांकि मालूम ही होगा। और टंगस्टन का फिलामेंट इलेक्ट्रिकल लैंप में क्यों यूज किया जाता है। और तीसरा हमारा लेड टिन अलॉय क्यों यूज किया जाता है फ्यूज वायर बनाने में। हालांकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है टर्म 2 के बेसिस पे, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है उसको निकाल दिया गया है, लेकिन तब भी अच्छी चीजें पढ़ी जाए तो अच्छा है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला यहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये रीजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल है, इस वजह से हम यूज करते हैं। वैसे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो सिल्वर सबसे अच्छा होता है, गोल्ड उसके बाद है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इसी वजह से हम उनको यूज नहीं कर सकते। अगर यूज भी करेंगे तो क्या होगा, चोरी चमारी हो जाएगी, कोई तार काट के हमारा ले जाएगा, ठीक है। बहुत सारा केसेस तो होता भी था, इवन कॉपर का भी वायर बहुत ही महंगा आता है। अगर आपने पोल से कॉपर का वायर सुना होगा गांव में कि वहां पर चोरी हो गया, कोई काट के ले गया, तो ये वाला केस सोचिए गोल्ड का होता या सिल्वर का होता तब तो लुटिया ही डूब जाती, ठीक है। इसी रीजन से हमारा कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूज किया जाता है, क्योंकि ये रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टंगस्टन है, ये क्यों है यूज किया जाता है फिलामेंट के लिए, क्योंकि एक सबसे पहला पॉइंट है कि टंगस्टन बहुत ही हायर मेल्टिंग पॉइंट का होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का होता है हमारा टंगस्टन, ठीक है। इसीलिए इसको यूज किया जाता है लैंप में। कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल लैंप में, ठीक है। और दूसरी चीज कि इसकी हायर रेजिस्टिविटी होती है, हायर रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा है क्वेश्चन हमारा, लेड टिन एलॉय, लेड और टिन का एलॉय क्यों यूज किया जाता है फ्यूज वायर में। फ्यूज का क्या काम होता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना, वो खुद ही मेल्ट हो जाता है, यानी यहां से करंट जा रहा है तो ये मेल्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही सर्किट को ब्रेक कर देता है तोड़ के, मेल्ट होके, ठीक है। तो यहां पर मेल्ट नहीं होना, लैंप के केस में क्या होना चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फ्यूज के केस में क्या होना चाहिए, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि नहीं। तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, और हमारा जो रेजिस्टिविटी है यहां पर भी हायर ही है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इन दोनों केस में हायर ही है, लेकिन हमारा जो फ्यूज के केस में मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो रहना चाहिए, तभी तो वो मेल्ट कर पाएगा इजीली।
और हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर पाएगा, किससे? हाई करंट से। ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिए क्या लिखेंगे एग्जाम में, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया? ऑब्वियसली दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड अगर आप लिखना चाहते हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि दे आर आल्सो अवेलेबल इन चीपली, ठीक है, रेदर देन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, किसमें? क्यों हमारा जो लैंप है उसमें जो टंगस्टन का होता है बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी भी होता है। ठीक है, तभी वो बल्ब ग्लो कर पाता है। और यहां पर फ्यूज के केस में क्या लिखेंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, सर्किट को जल्दी से मेल्ट हो जाना है अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो। और हाई रेजिस्टिविटी भी ऑफर करता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अ मेटालिक वायर ऑफ 625 mm लेंथ, यहां पर देख लीजिए, यहां पर पढ़ते ही आपको कुछ कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा कि मिलीमीटर में लेंथ दिया हुआ है, मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है, मीटर होता है लेंथ का ऐसा यूनिट। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है ताकि इसको कन्वर्ट करना पड़े आपको। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑफर करता है रेजिस्टेंस कितना? 4 ओम का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁷ और यूनिट होता है इसका ओम मीटर। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है हमको, तो फॉर्मूला हमको यहां पर पता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। अगर आपको यहां पर एरिया निकालने के लिए कह रहा है तो एरिया को इधर ले आइए, रेजिस्टेंस को इधर ले आइए, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर रो एल बाई आर। ठीक है, यहां पर हमारा फॉर्मूला बन गया, किससे? इसी फॉर्मूला से हमने एरिया का फॉर्मूला बना लिया। क्यों? क्योंकि हमको एरिया कैलकुलेट करना था। अब हमको सारा चीज यहां पर दिया हुआ है। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4 ओम ऑफर कर रहा है, तो 4 ओम लिख लेंगे। ठीक है, लेंथ हमको दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है? 625 mm में दे रखा है, 625 mm। लेकिन हमको चाहिए किस में? मीटर में चाहिए कि नहीं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए हालांकि। ठीक है, कि 1 मीटर में इसका मतलब 1000 mm हो गया। और अगर कोई पूछ दे कि 1 mm में कितना मीटर होता है तो आपको बस इसको डिवाइड कर देना है। तो 1 mm में कितना मीटर होता है? तो 1 डिवाइड बाय 1000 लिखेंगे, और जिसको प्यार से कहते हैं 10⁻⁻3। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, तब ये हमारा किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। तो इसी को जब कन्वर्ट करना है हमको तो इसको क्या करेंगे? 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली अब ये हमारा मीटर में आ गया। तो जो कि ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में ही हमको सारा कैलकुलेशन करना है। अब रेजिस्टिविटी यानी रो का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4.8 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ठीक है, ये भी हमारा दे दिया है। अब हमको रहा बात तो सिर्फ पुट करने का। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है और ये हमारा फॉर्मूला है एरिया का जिसपे हम पुट करने हैं। तो यहाँ पर रो दिया हुआ है, रो का वैल्यू क्या लिखेंगे? 4.8 इंटू 10⁻⁷ और इंटू आपका लेंथ। लेंथ कितना हो गया हमारा? 625 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ, और जिसको डिवाइड कर देना है हमको सिर्फ 4 से, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है 4। ठीक है, ये चीज आपको अब कैलकुलेट करने में यहां तक तो ठीक है, पुट तो कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, यहां पे फंस जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट किए जाए। ठीक है, यहां पर मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए। ठीक है, यहां पर देखिए ये 4.8 है, इस पॉइंट को हटाया जा सकता है, यहाँ 0 लगाया जा सकता है। ठीक है, अब सारे जो नंबर है उनको एक साइड कर लीजिए और पावर एक साथ, तो 4.8 48 बन चुका है, और हमारे पास दूसरा नंबर जो है फुल 625 है और डिवाइड बाय 40 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा चीज एज इट इज ही है। अब उसके बाद हमारा 10⁻⁷ है और 10⁻⁻3 है, तो ये दोनों पावर ऐड नहीं हो जाएंगे क्योंकि सेम है, बेस सबका सेम है, 10 है, तो इसके पावर जो है ऐड हो जाएगा, यानी 10⁻⁻7 प्लस -3 क्या हो जाएगा आपका? 7 + 3 -10। ठीक है, ये हो गया आपका यहां पर। अब देखिए
यहां पर 8 के टेबल से काटिए, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48 और 5 के टेबल से ये तो पूरा पूरी कट जाता है 125 बार में। ठीक है, अब 125 इंटू 6 करना ही है आपको, बस 125 इंटू 6 कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा 750 इंटू 10 टू द पावर -10। तो क्या ये आंसर आप लिख के आ सकते हैं? बच्चे को बहुत सारा डाउट इसमें भी रह जाता है कि क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो आपको यहां पर भी मैं बता देता हूं, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो कभी भी पावर वाले केस में एक डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, यहां 750 है तो आप इसको ये लिख सकते हैं 7.50 ना कि 750। हालांकि दोनों नंबर सेम होंगे अगर पावर को ठीक कर लिया जाए तो, लेकिन ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, आपको अगर कभी आंसर आया 463.5 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, तो क्या आप इसको एज इट इज लिख के आ सकते हैं एग्जाम में? तो नहीं, ऐसे लिख के नहीं आ सकते। ठीक है, इसको कैसे लिखना होगा, यहां पर देखिए, यहां पर जो पॉइंट है इसको आपको कहां ले जाना पड़ेगा, यहां पर, यानी एक डिजिट के बाद ही आपका डेसिमल होना चाहिए। तो यहां से यहां आने के बाद आपको क्या हुआ, दो डेसिमल प्लेस आपको पार करने पड़े, दो डिजिट को पार करना पड़ा। तो 2 डिजिट पार करना पड़ा, कब आए आप, लेफ्ट साइड आए। तो लेफ्ट साइड जब भी आइएगा तो क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, प्लस। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए। और राइट साइड अगर जाइएगा, यानी कभी मान लीजिए यहां से यहां ले जाना है, तब आपको माइनस करना है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए, पॉइंट उठा के जितना प्लेस इधर आना चाहते हैं उतना प्लस, जितना प्लेस उधर जाना चाहते हैं उतना माइनस, बस इतना दिमाग में याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 पॉइंट इधर आना है, तो यानी इसको जब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन में, 4.635 इंटू 10 टू द पावर, लेकिन अब 8 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसमें 2 इधर आए हैं तो 2 प्लस कर देंगे, 8 में +2 कीजिएगा, -8 में +2 कीजिएगा, तो ये आपका -6 हो जाएगा। समझ में आया आपको ये बात? सिंपल है, क्लियर है आपको? ये चीज का ध्यान रख लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो ये करेक्ट, हालांकि ये नंबर और ये नंबर एग्जैक्टली सेम है, बट ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका ऊपर वाला है, क्योंकि हमको एक डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए। तो सेम चीज यहां पे भी हुआ है, यहां पे डायरेक्ट 750 आ गया है। ठीक है, जो कि करेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन 750 है तो इसका मतलब डेसिमल यहां होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे 10 रुपया है तो 10.00 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब पॉइंट यहां पर है, लेकिन इस पॉइंट को कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए कि नहीं, 7 पॉइंट के बाद होना चाहिए। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 7.5। ठीक है, पॉइंट यहां आ गया और उसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो एक्चुअली में आप 2 डेसिमल प्लेस इधर आए हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्लस करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, पता है लेफ्ट में आने से प्लस करते हैं। तो यहां पर जब प्लस कर रहे हैं तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस है, तो एक्चुअली में ये 8 हो जाएगा। ये चीज का याद रखिएगा। एक्चुअली में आप प्लस किए, क्या किए, -10 में +2 कीजिएगा तो क्या होगा आपका, -8 आएगा। वही चीज यहां पर हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको दिख रहा है कि अच्छा 10 से 8 आ गया, -2 हुआ, नहीं ये नहीं हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, तो इससे भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अब। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ये अभी भी कंप्लीट आंसर नहीं है, ये एरिया निकला है ना, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अब हुआ हमारा आंसर कंप्लीट। सो एरिया विल बी 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऊपर वाला जो तरीका है वो आप कहीं नोट्स बनाकर लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है, यहां पर हमको क्या सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कितना दे दिया, 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। इस बार रेडियस दिया है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि रेडियस दिया है ना तो एरिया। ठीक है, एरिया देता तो डायरेक्ट पुट करते, बट रेडियस का फॉर्मूला में कहीं इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, यहां पर हमको रेडियस से एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है,
रेजिस्टेंस है 10 ओम का ऑफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल जो है उसका रेजिस्टिविटी भी दे दिया है 50 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला अगेन हम लगा लेंगे, कौन सा, वही R इक्वल टू रो L बाई ए, बट निकालना क्या है, L निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला लेंथ का क्या बन जाएगा, देखिए लेंथ को एज इट इज यही रहने दीजिए, R को A के पास ले जाइए और ये जो रो है इसको डिवाइड में ले आइए, ठीक है। लेंथ का फॉर्मूला हमारा निकल गया, सिंपल है, आप इसी फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। अब क्या है, यहाँ पे सारा चीज जो जो दिया हुआ है वो पता कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमको पता है कितना, 10 ओम का ऑफर हो रहा है, ओके। हमारा जो रेडियस है, रेडियस को स्मॉल r से लिखता हूं मैं, कितना दिया है 0.01, ठीक है, 0.01 क्या, सेंटीमीटर। एक और चीज यहां पर ध्यान की, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हमारा ऐसा यूनिट नहीं होता है, मीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज जो बचा है हमारा रो, वो उसका वैल्यू लिखा हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। ये सारे चीज हमको दिया हुआ है। अब एक और चीज जो नहीं दिया है, एरिया, तो हमको एरिया भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप समझिए, कोई भी जो कंडक्टर होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। हमको यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 रखिए या कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब r का वैल्यू पुट करना है। यहां पर देखिए r जो है सेंटीमीटर में, तो पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से डिवाइड करना है, क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहीं पे मैं कर देता हूं आपको, ठीक है, इस सेंटीमीटर हटाता हूं और यहां पर आपको 100 से डिवीजन दिखा देता हूं। अब देखिए यहां से अगर इस पॉइंट को हटाया जाए तो 2 डेसिमल और आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 10 टू द पावर -4, क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 10 टू द पावर -4, 1 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 1 तो लिखने का कोई मकसद नहीं रह गया। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे। और ये जब होता है पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3.14 इंटू 10 टू द पावर 4 2 जा 8, यानी -8 हो गया। ये अपना एरिया निकल गया, ठीक है। यानी ये किस में निकला होगा, अब मीटर स्क्वायर में निकला होगा। तो ये सब भी यूनिट का आप ध्यान रखें, ये सब पुट किया कीजिए, ठीक है। एरिया निकल गया और सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इस फॉर्मूला में पुट किया जा सकता है आराम से। जहाँ रेजिस्टेंस हमारा 10 था, एरिया अभी हमको आया 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8, और डिवाइड किससे करना है हमको, रेजिस्टिविटी से, जो कि है 50 इंटू 10 टू द पावर -8, 50 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। अब देखिए 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, इजी। अब ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, बचा बस 3.14 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको अभी हटाइए और ऐसे कर लीजिए। तो यानी 314 डिवाइड बाई 500, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना कीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, जो कि होगा 0.628, ये मीटर में निकला, ठीक है। कभी कभी अगर ऑप्शन दिया हो या फिर ये आंसर मीटर में ना लिख के ऑप्शन में कैसे लिख दे, सेंटीमीटर में, तो इसी चीज को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये डेसिमल प्लेस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस छोड़ के, तो ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। कभी मिलीमीटर में देगा तो क्या कर दीजिएगा, इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1000 से कीजिएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये 628 मिलीमीटर हो गया। तो एनी आंसर्स आर करेक्ट, बट जब लिखना हो आपको एग्जाम में तब ये आंसर लिखेगा, ऐसा यूनिट मीटर होता है इसीलिए। तो 0.628 मीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ही निकालना था। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर का वायर है
रेजिस्टेंस भी दे दिया है 104 ओम, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है इस बार। क्या दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और डायामीटर इस बार दिया है कि वायर का है 0.15 mm। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। ये लाइन लिख के क्वेश्चन का उसने टेम्परेचर से लेना देना हटा दिया। ये चीज आपको समझना है। यहाँ पर देखिए क्या बोला, 20 डिग्री सेल्सियस, और उसी टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट करने के लिए कहा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर वेरी हुआ है तब वो वेरी होगा, ठीक है। लेकिन 20 डिग्री पे जो था वही आपको यहाँ पे निकालना है। तो टेम्परेचर वाला एग्जाम में जब भी लिखा हुआ है अगर सेम टेम्परेचर पे है तो इसका मतलब क्वेश्चन में टेम्परेचर जबरदस्ती लिखा हुआ है, आपको उससे कंफ्यूजन नहीं लेना है। तो टेम्परेचर वाला भूल जाइए, जैसे ही दिखा है सेम टेम्परेचर तो आप बस भूल जाइए टेम्परेचर नाम का भी कुछ चीज था, ठीक है। ये क्वेश्चन अब लगभग इजी हो चुका है। थोड़ा सा अभी भी एक चीज यहाँ पर है, मिलीमीटर में है, ठीक है, ये सब चीज का ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ डायमीटर है। अगेन एरिया के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालना पड़ेगा तो किसका निकालना पड़ेगा? सर्कल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वायर होता है वो सर्कुलर होता है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एज अ सर्कल होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी वायर आप देखेंगे वहां से कट करेंगे तो आपको क्या दिख रहा होता है? एक सर्कुलर पाथ दिख रहा होता है, जिसका एरिया निकालना पड़ता है आपको पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो जो चीज है वो देख लीजिए। क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? हमारा 104 ओम, ठीक है। अब हमारा लेंथ भी दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है कितना? 1 मीटर, ऐसा यूनिट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर, जो कि है 0.15 mm, ठीक है। पहली बात तो ये डायमीटर है। अब हमको एरिया चाहिए। एरिया के लिए हमको फॉर्मूला है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो सही, लेकिन चाहिए तो आर, पर यहाँ पर है डी, तो आर को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब हमारा क्या बन जाएगा? ये डायमीटर की जगह रेडियस बन जाएगा, ठीक है। रेडियस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। अब ये एज इट इज यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, ये mm में है। mm को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मीटर में। तो आप यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से डिवाइड दे दीजिएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट अगर यहाँ से हटा दूं तो 2 पॉइंट और यहाँ पे मिल जाएगा मुझको, ठीक है। और 15 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 7.5 होता है, ठीक है, 7.5 होता है। और इनटू ये क्या हो गया? 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर -5, क्योंकि ऊपर लिख रहा हूं इसलिए माइनस में। समझ में आया आपको? ये अब हमारा रेडियस है और वो भी किसमें? मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर r इक्वल टू मैं लिख रहा हूं क्या? 7.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, ठीक है। कहाँ से किए? हमने इसको इसमें चेंज किया। तो ये सब यहाँ से हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये याद रखिएगा कि ये अलग पार्ट है जो हमने कैलकुलेट किया। डायमीटर हमको इतना ही दिया हुआ था, रेडियस के लिए हमने ये सारा कैलकुलेशन किया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको मिल चुका है। अब हमको निकालना क्या है? यहाँ पर रेजिस्टिविटी ही निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ρL/A होता है ना, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अभी जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पुट करना है, किसमें? इस फॉर्मूला में पुट करना है। क्या पुट करेंगे? आर का वैल्यू कितना है? 104। एरिया जो अभी हमने नहीं निकाला, क्या? एरिया अभी तक हमने नहीं निकाला। एरिया क्या होगा? देखिए एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी 7.5 इंटू 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर। ये है हमारा एरिया, ठीक है। एरिया यहां पर निकला हुआ है। ये हो गया हमारा एरिया। अब ये चीज आपको पुट करनी है वहां पर। 7.5 का स्क्वायर कर लीजिए, 75 का स्क्वायर कीजिएगा और 2 डेसिमल इधर रखा दीजिएगा, तो आपका
ये आ जाएगा। उसके बाद 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर का मतलब क्या, पावर का पावर इंटू 2 करना है इसका मतलब, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज कीजिए और यहाँ पर एरिया का लिख दीजिए 3.14, तो एज इट इज लिख देंगे और ये आएगा हमारा 5625.25। ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर ये 5 टू जा -10 लिख देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। और डिवाइड में क्या है, लेंथ कितना है, 1 मीटर ही है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं डिवाइड देने पे। ठीक है, तब भी हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटाइए, ये 00 यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट हटाइए 00 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ा सा नंबर आ चुका है ऊपर, क्या क्या आ चुका है, 104 गुना 314 गुना 5625। ठीक है, इतना हो गया, और इनटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, इतना है आपका अभी। और नीचे क्या है, 1 2 3 4, 10 टू द पावर, ये भी नीचे में ही है तो माइनस में ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर ले आएंगे तो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्चुअली में, 10 टू द पावर -14 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला भी हम ऊपर लेके चले गए। तो अब हमारा इतना सा बचा है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखना है, और यहाँ पर जो चीज़ है उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जो डेसिमल प्लेस मैंने बोला 1 डिजिट के बाद रखना है, बस उतना रखने के बाद पावर का प्लस माइनस कर लीजिएगा। तो इसका आंसर लिखिए, इतना कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद यहाँ लिखिए, यह आ जाएगा आपका 1.83 इंटू 10 टू द पावर -6। क्या है, रेजिस्टिविटी है, तो आपका यहाँ पर यूनिट क्या होना चाहिए, ओम मीटर। ठीक है, ये कैलकुलेट कीजिएगा आप, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपको डेसिमल प्लेस से वहाँ से हटाते हटाते आपका क्या बच जाएगा, 14 के जगह -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल प्लेस यहाँ तक लाना होगा आपको, इसीलिए 1.83 लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या पूछा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, ऐसा लग रहा है। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm का अगेन, एंड रेजिस्टिविटी दे दिया है इस बार भी, और उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर टू मेक 10 ओम रेजिस्टेंस। हमको लेंथ कैलकुलेट करना है इतना कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम ही आए। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस विल चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। देखा आपने, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली में हमने ऑलरेडी कर रखा है। कहाँ कर रखा है, देखिए ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस में अभी सॉल्व कर लिया था, कि अगर सिर्फ जो डायमीटर है वो अगर डबल हो जाए, क्या हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाए, तो डायमीटर बढ़ा तो इसका मतलब रेडियस भी बढ़ा, तो इसका मतलब रेडियस भी 2 टाइम्स ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L/A, उसमें जो A है उसका फॉर्मूला क्या है, पाई R स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 टाइम्स से अगर हम ये बढ़ाएं तो R हमारा 2 टाइम्स हुआ है, तो 2 टाइम्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, 2 टाइम्स का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यानी ले देख के हमको क्या मिला कि एरिया जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, और एरिया अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो आपका 4 टाइम्स में डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप आराम से लास्ट वाले पार्ट के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि पूछा गया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है हमारा एज इट इज जो अभी तक सॉल्व करते आए उसी का है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखते हैं क्या क्या अंतर है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इस बार बोल दिया कि लेंथ ऑफ द वायर टू मेक 10 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ही तो दे दिया, रेजिस्टेंस आपका दे दिया, क्या दे दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको ये मानना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ खास बचा नहीं। अब रो क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और हमारा डायमीटर भी दिया हुआ इस बार
वही डायमीटर 0.5 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर से बस यहाँ पे जब डायमीटर या रेडियस देता है तो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो क्या, एरिया का कैलकुलेशन, ठीक है। डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5/2 और mm में है तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में। इसके लिए 1/1000 से डिवाइड दे देंगे। ये पॉइंट यहां से हटा तो यहां पड़ गया, ठीक है। अब 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है। तो 2.5 एक तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, पॉइंट एक डेसिमल के बाद है, ठीक है, एक डिजिट के बाद है। अब देखिए 1 2 3 4 यानी 10⁻⁻4 मीटर। रेडियस हमने निकाल लिया, अच्छे से मीटर में निकाल लिया, ठीक है। अब एरिया भी निकालना पड़ेगा। एरिया πr² 3.14 इंटू क्या लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। 2.5 है तो 25 का स्क्वायर कीजिए और पॉइंट 2 बार एक्स्ट्रा होता है, इसलिए पीछे से 2 बार एक्स्ट्रा लगा दीजिए। तो 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है। 625 में क्या करना है आपको, 625 में 2 डेसिमल उधर से गिनना है और यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट एक था लेकिन स्क्वायर है इसलिए 2 इधर आ गया होगा, इसलिए इधर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 10⁻4 2 जा 8 हो जाएगा यानी -8, ठीक। ये सब चीज एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। एरिया में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम निकाल सकते हैं अपना क्या, लेंथ निकालना है हमको। लेंथ का फॉर्मूला, क्योंकि फाइंड द लेंथ बोला है कि लेंथ कितना होना चाहिए, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या निकल जाता है, वही देखिए R = ρl/a से लेंथ का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा। लेंथ को इधर रहने दीजिए तो RA/ρ नहीं हो जाएगा लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। ये इजी है, आप तो आप करना सीख ही गए होंगे आराम से, ठीक है। यहां पर देखिए लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे RA/ρ। R हमारा क्या है, R हमारा यहां निकाला हमने, क्या निकाला, निकाला क्या तो दिया ही हुआ है 10। एरिया हमने निकाला वो है 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड करना है हमको किससे, रेजिस्टिविटी जो कि दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। ये कैलकुलेशन अब आपको करना है। देखिए 10⁻⁻8 10⁻⁻8 इसको उड़ाओ, तुरंत उड़ा दिए। अब क्या है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है। तो चारों को उड़ा देते हैं और 1000 नीचे, 1000 नहीं 10,000 4 आएगा ना तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट और उड़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 और लगा देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये देखिए 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 इसका कैंसिल, ठीक। अब जो जो चीज बचा है उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या बचा है आपका। 314 यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या क्या बचा है आपका लेंथ निकालने के लिए। आपका यहाँ पर क्या क्या बच गया है, 314 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, बस इतना ही सब बचा हुआ है आपका, है कि नहीं। अब आप यहां से ही कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद आप लेंथ यहाँ पर जिसमें भी आएगा, मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में, लेकिन मीटर में लिखिएगा, ऐसा यूनिट वही होता है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए आप इसको और यहाँ पर मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ 122.65 मीटर के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 122.65 मीटर आपका लेंथ रहने वाला है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
तो ऐसे ही कुछ आपके रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल के आएंगे क्वेश्चन। हमने सारे टाइप के देख लिए, डायमीटर, रेडियस, जहां पर डायरेक्ट एरिया भी दिया हुआ है वो वाला भी, तो सारे इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने कर लिए। आपको बस इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है ताकि ये सब चीज आपसे जल्दी से जल्दी हो जाए और उसमें भी गलत ना हो, क्योंकि 10 टू द पावर कभी प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो आपका वहां पे भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। और यूनिट आपको सब जगह लिखना है, ठीक है। इतना चीज समझ गए तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। Two wires, one of copper and other of manganene, have equal length. दो वायर है, एक कॉपर का और एक मैग्नीन का, उसका इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहली बात तो ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, कॉपर अलग मटेरियल है और मैग्नीन अलग मटेरियल है। इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ बात यहाँ पर अलग हुई होगी, तभी उन दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी सेम हुआ, ठीक है। विच वायर इज थिकर, तो कौन सा वायर ज्यादा मोटा होगा। और एक चीज जो आपको पता भी होनी चाहिए और वैसे भी लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि कॉपर का जो है रेजिस्टिविटी वो लोअर होता है, जिसका मटेरियल का रेजिस्टिविटी लोअर हो यानी कम हो तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए तो कॉपर अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा होता है। जब रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा करंट को पास करने देगा। तो ठीक है, तो कॉपर क्या हो गया हमारा, लो रेजिस्टिविटी है, लो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, तो यानी लो रेजिस्टेंस होगा। अब मैग्नीन का क्या है, ज्यादा रेजिस्टिविटी है, ज्यादा रेजिस्टिविटी के कारण ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन तब भी उसका इक्वल रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, सोचिए इसको थोड़ा सा। तो इक्वल रेजिस्टेंस होने के लिए जो हमारा कॉपर का वायर होगा, मान लीजिए ये इतना पतला है, ये कॉपर का वायर है, ठीक है, और ये मैग्नीन का वायर है, ठीक है, दोनों का सेम लेंथ लिया गया, इक्वल लेंथ लिया गया, ये जितना लंबा है वो भी उतना ही लंबा लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम रखने के लिए आपको ये जो ज्यादा रेजिस्टिविटी वाला जो मटेरियल है उसको मोटा करना पड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि मोटा करने से क्या होता है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस पहले से ही ज्यादा था क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा था, तो इसका रेजिस्टेंस आपको घटाने की जरूरत थी इसके बराबर लाने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? ये चीज आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर वायरिंग करवाते होंगे घर में, तो अगर आपने पोल से जो वायर लाया वो अगर एल्यूमिनियम का लाया है ना, तो आपको इलेक्ट्रीशियन बोलेगा कि मोटा वायर लेके आइएगा, लेकिन कॉपर का अगर वो होगा तो बोलेगा 8 mm 10 mm 12 mm में ही काम हो जाएगा, लेकिन कॉपर की जगह एल्यूमिनियम लीजिएगा तो आपको मोटा लाने बोलेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगेन मैग्नीन की तरह, मैग्नीन से तो थोड़ा अच्छा ही होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होता है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन कॉपर के रिस्पेक्ट में एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होता है। तो अब उस केस में क्या किया जा रहा होगा, यहां पर उसको मोटा कर दें तो उसके बराबर ले आएंगे हम उसको रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ और लेंथ दोनों का बराबर रखा गया, तब भी रेजिस्टेंस बराबर तभी हो सकता है जब इसका मोटाई ज्यादा होगा। तो ये हमारा मैग्नीन हो गया जिसका रेजिस्टेंस बराबर के लिए इसको मोटा करना पड़ा होगा। ये चीज आप लिख सकते हैं और समझाने के लिए आपका फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रो एल बाई ए मेंशन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करना पड़ा होगा इस केस में, ताकि हम रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर सकें, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम हो गया होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 2 बार पूछा हुआ है 2011 में, 2015 में भी, तो ये सारा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये चीज समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्या कह रहा है। इन द सर्किट डायग्राम सोन द 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है ए एंड बी नीचे वाले डायग्राम में, और इन दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, जितना लंबा ए है उतना ही लंबा बी है, ठीक है, और बने भी किसके हैं, सेम मटेरियल के बने, ठीक है, और ए जो है वो ज्यादा मोटा है, ए जो है वो ज्यादा मोटा है। आपको यहां पर मैं थोड़ा सा इसको दोबारा ड्रॉ कर देता ताकि समझ में आए, ये ज्यादा मोटा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ज्यादा मोटा है, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, देन बी विच एमीटर A1 और A2
विल इंडिकेट हायर रीडिंग। ठीक है, A1 A2 एमीटर है, करंट नापेगा। ठीक है, कौन ज्यादा नापेगा या फिर कौन ज्यादा शो कर रहा होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, करंट आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर आएगा। अब उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। इधर ज्यादा जाएगा या इधर ज्यादा जाएगा। अगर दोनों बराबर रेजिस्टेंस होता, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होता तो बराबर करंट पहुंच जाता, दोनों का रीडिंग बराबर आता। बट यहां पर क्या कहा, ए जो है वो ज्यादा मोटा है, ए जो है ज्यादा मोटा है। ज्यादा मोटा यानी ज्यादा चौड़ा रास्ता, ज्यादा चौड़ा रास्ता, तो यहां पर ट्रैफिक कम मिलेगा इलेक्ट्रॉन को। यहां ट्रैफिक कम मिलेगा तो यहां पर क्या करेगा, आराम से जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहां का लो है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो रास्ता चौड़ा है तो रेजिस्टिविटी, यहाँ का रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एमीटर का रीडिंग हाई होगा और इस केस में लो होगा, क्योंकि ये पतला है, ये कंजेस्टेड रास्ता है। कंजेस्टेड है तो यहाँ पर करंट भी कम होगा और इसके कारण जो हमारा एमीटर है वो कम रीड कर रहा होगा। कौन सा, A2 वाला। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। यही क्वेश्चन को एक बार पूछा गया था, थिकर के जगह लिख के लॉन्गर, क्या लिख दिया था, लॉन्गर। कौन लॉन्गर है, ए लॉन्गर है। ठीक है, दूसरा केस बन रहा है जिसमें ए ज्यादा लंबा है। ठीक है, लंबा ऐसा बना देता हूं, और बी क्या है, थोड़ा छोटा है। यहां पर A2, यहां पर A1। ठीक है, वही सर्किट है अपना, बना दिए। ठीक है, अब करंट यहां से जा रहा है। अब सेम केस यहां पर भी होगा, दो रास्ते इसको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये रास्ता इसको शॉर्टकट लगेगा, छोटा रास्ता, तो आराम से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ये लंबा रास्ता, इसको जाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इस वजह से इस बार ये कम रीडिंग कर रहा होगा, ये ज्यादा रीडिंग कर रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, हमारे लेंथ के। तो यहाँ लेंथ ज्यादा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। यहाँ रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। समझ में आ गया, इतना सा क्लियर है आपको यहाँ पर। इसी वजह से ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया था। ठीक है, एक बार थिकर लिख के, एक बार लॉन्गर लिख के। तो थिकर में आपको समझ में आ गया, यहाँ पर A1 ज्यादा हो जाएगा, और लॉन्गर में जो रास्ता लंबा है उसी में कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर जो ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर देखिए कि ए एंड बी के बीच में जब करंट फ्लो हो रहा हो, कैसे हो रहा होगा, इससे होता हुआ यहाँ पर जब करंट पहुंचेगा तो इसके पास इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये खुला हुआ है, इधर क्यों जाएगा, ये तो सारा करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ पहुंचेगा, फिर देखेगा इधर वाला रास्ता पूरा खुला हुआ है, तो क्या करेगा, इधर चला जाएगा, तो पहुंच जाएगा बी पे। ठीक है, यानी हमारा करंट ने कौन सा पाथ लिया, ये वाला पाथ लिया। ठीक है, उसको इधर और इधर नहीं जाना। ठीक है, करंट कभी भी एक क्लोज पाथ पे फ्लो करता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ है और भी सारे सीरीज के साथ। तो हमारा ए और बी के बीच में 2 ओम 6 ओम प्लस 2 ओम, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारा ए एंड बी के बीच में हो गया, कितना हो गया, 2 + 6 + 2 ओम, दैट इज 10 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हमारा ये सीरीज का कनेक्शन होगा। ये 8 से कोई लेना देना, इसका कुछ भी वैल्यू रहे, एक्स रहे, वाई जेड रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सिर्फ इन तीनों से ही मैटर करेगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली आइए देख लेते हैं। इस सर्किट में यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर 2 ओम 6 ओम और 2 ओम, इसी से करंट फ्लो हो रहा है। बाकी का जो ये 8 ओम है, इससे करंट क्यों नहीं फ्लो हुआ, क्योंकि ये ओपन था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये पार्ट जो है ये ओपन है और ये पार्ट जो ओपन है। अगर मैं सिर्फ यहाँ और यहाँ कनेक्ट करता हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ और यहाँ कनेक्ट करने पे देखिए सिर्फ बीच वाला सर्किट ये है जो पार्ट में काम आ रहा है, तो इसलिए ये रेड हो गया। ठीक है, और ये रेड हो जाने के कारण ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ओपन पाथ था। तो आई होप फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट को समझने के लिए प्रैक्टिकली आपको इजी होता होगा, और मेरी शुरू से यही कोशिश रही है कि आपको चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाए। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए
आज लगभग यूट्यूब पे मुझे 1 साल होने को है 200 वीडियो डालने के बाद। और स्टार्टिंग का पहला वीडियो जो मैंने डाला था 25 अप्रैल 2021 में, और स्टार्टिंग में मुझको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं YouTube के स्टार्टिंग के क्राइटेरिया को भी पार कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की मदद से वो बहुत ही जल्दी रीच हो गया। हालांकि सब्सक्राइबर अभी भी हाइड है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसको एक अच्छे अमाउंट तक पहुंचाया जाए। 10K मैंने सोचा है, उसके बाद मैं अनहाइड कर दूंगा, ताकि लोगों को भी उसको देख के आप लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ अचीवमेंट दिख रहा है। और मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि ये चीज भी आप एक छोटा सा माइलस्टोन रहेगा आप लोगों के लिए, ये भी आप तुरंत ही अचीव कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है, क्या 9 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसको कट किया गया है 3 इक्वल पार्ट में। ठीक, 3 इक्वल पार्ट में जब कट किया जाए, कोई एक वायर है, ठीक है, उसको 3 इक्वल पार्ट में जब कट कीजिएगा आप, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में कट करने पर क्या होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कट हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो 9 ओम का टोटल था, तो अब क्या हो जाएगा, एक पार्ट उसका 9/3 यानी 3 ओम का एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 ओम का एक सिंगल पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस मिल गए। ठीक है, 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस मिल गए, और उनको कैसे कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब इनके बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो आप नहीं निकाल लीजिएगा, इजी है, ये आराम से निकाल सकते हैं। इसको यहां पर देखिए 3 ओम, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कर लीजिए, तो ये आपका 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो कि 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 1 ओम के। ठीक है, और 1/1 लिखिए या 1 लिखिए, कोई मतलब नहीं है, R इक्विवेलेंट आपका 1 ओम ही रह जाएगा। इसका मतलब हमारा जो 9 ओम का रेजिस्टेंस था, उसको 3 भाग में काटने के बाद आपका जो एक रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट बना, वो कितने का बना, 1 ओम का बना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट स्ट्रेच्ड। ठीक है, ये स्ट्रेच वर्ड मैंने लिखा है एक्स्ट्रा, ताकि आपको समझ में आए। ये ड्रॉन आउट का मतलब क्या है, खींचना, एक्सटेंड करना। ठीक है, ये वर्ड जब भी आपको दिखे, ड्रॉन आउट, स्ट्रेच्ड, या फिर आपको दिखे सेम वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम दिखे, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा गया है, स्ट्रेच किया गया है, ठीक है, तब जो होता है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना है यहां पर। तब क्या होता है, जो लेंथ इंक्रीज हो गया अगर ट्वाइस, तो अब आपको कैलकुलेट करना है नया सिचुएशन में जो आपका रेजिस्टेंस आया है वो। ठीक है, यहां पर आप चीज एक समझिएगा, जब तक हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे, किसी भी वायर के लेंथ को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, जैसे आपके घर में एक वायर है, छोटा पड़ रहा है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या कीजिएगा, एक और वायर उसमें कनेक्ट कर दीजिएगा। तो आपने क्या किया, एक और वायर ऐड किया, तो रेजिस्टेंस ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर किसी वायर का स्ट्रेच किया जाए, स्ट्रेच मतलब खींचा जाए, खींचिएगा तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस यहाँ का जो वायर है वो पतला होता चला जाएगा। समझिए, यहाँ पर जो है एक वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको जब खींचिएगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं है कि मैं आपको खींच के दिखाऊं किसी मेटल के टुकड़े को और पतला होता चला जाए। ठीक है, लेकिन आप एग्जांपल समझ सकते हैं, एक नॉर्मल सा क्ले ले लीजिए, क्ले को आप खींचिएगा तो क्या होता है, वो थोड़ा पतला होता जाता है। रबर बैंड को भी खींचते हैं तो क्या होता है, बीच से पतला होता चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ होगा, जब इसको खींचेगा, पतला होने के बाद ये क्या होगा, इसका लेंथ जो है वो लंबा हो जाएगा कि नहीं। पहले इतना बड़ा था लेकिन इतना मोटा था, अब क्या हो गया, लंबा हो गया और पतला भी हो गया। ठीक है, ये दोनों जो चीज हुई है ना, ये रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हुई है। पहली बात देखिए क्या हुआ है, लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया, लेंथ दोगुना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। ठीक है, लेंथ जब दोगुना होगा तो ये चीज याद रखिएगा, जो एरिया है ना, पहले अगर A था तो अब आधा हो जाएगा। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए पहले इतना मोटा था, अब उसका आधा हो जाएगा। तो एरिया आधा होना
और लेंथ दोगुना होना, दोनों तो रेजिस्टेंस को बढ़ाता है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है रो एल बाई ए, देखिए रो तो चेंज नहीं होगा। रो क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ, तो इसका रो और इसका रो दोनों का सेम होगा, क्योंकि मटेरियल चेंज होगा तभी तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। बट यहां पर मटेरियल चेंज ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी यहां का भी सेम है, यहां का भी सेम है। तो ठीक है, तो रेजिस्टिविटी तो सेम हो गया, लेकिन एल जो है वो क्या हो चुका है? एल जो है वो 2L हो चुका है कि नहीं? ठीक, और ए जो है वो A/2 हो चुका है कि नहीं? ये आर न्यू का केस है, ये आर ओल्ड ले लेता हूं, ठीक है। आर ओल्ड का फॉर्मूला ये हो गया, आर न्यू का फॉर्मूला ये हो गया। इसमें से देखिए ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां देखिए यहां पर है और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 रो एल बाई ए हो जाएगा। 2 पर गया मल्टीप्लाई में 4 हो गया, और आर न्यू हमारा क्या हो गया? ये, और ये क्या है हमारा? आर ओल्ड है। ये देखिए आर ओल्ड है, आर ओल्ड, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारा आर ओल्ड का जो भी वैल्यू था उससे 4 टाइम्स इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही चीज आपको समझना है, क्योंकि लेंथ बढ़ने पे भी रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया के घटने पे भी क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता ही है। तो इस कारण से भी रेजिस्टेंस बढ़ा और इस कारण से भी रेजिस्टेंस बढ़ा, तो यानी 2 टाइम्स था तो 2 का स्क्वायर हो गया। समझ पा रहे हैं ये बात को? तो आपको यहां पर ट्रिक ही बता देता हूं मैं कि अगर ट्वाइस लिखा होगा, 2 टाइम्स लिखा होगा, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इतना आपको रेजिस्टेंस में चेंज मिलेगा, ठीक है। अगर 3 टाइम्स लिखा हो तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो उतना टाइम आपको रेजिस्टेंस में चेंज देखने को मिलेगा। कब ये सब होगा? जब कांस्टेंट वॉल्यूम है या फिर स्ट्रेच किया गया है, ऐसा वर्ड लिखा है तब। 4 टाइम है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, यहां से ही समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स लेंथ हो जाएगा, 3 टाइम्स एरिया भी घट जाएगा, तो 3 यहां, 3 यहां, तो 3 यहां चला गया, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पे 4 हो जाता तो 4 यहां, 4 यहां, तो 4 4 जा 16, तो देख रहे हैं 4 का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि दोनों नंबर सेम हो जाता है और दोनों का मल्टीपल हो जाता है, तो यानी मल्टीपल एक ही नंबर का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? एक यहां पर ट्रिक के हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको जो नया रेजिस्टेंस बताना है वो कितने का होगा? देखिए पहले कितना था? 20 था, तो आर ओल्ड इसका 20 ओम था, ठीक। तो आर न्यू कितना होगा? आर न्यू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 4 टाइम्स, तो 80 ओम हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपका हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आप इसका आंसर होमवर्क में कमेंट के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच रेजिस्टेंस विल चेंज इफ द वायर इज स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स लेंथ। अगर 3 गुना किसी वायर को खींचा जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है, 3 टाइम्स चेंज हो जाएगा, 6 टाइम्स चेंज होगा, 9 टाइम्स चेंज होगा, या फिर चेंज ही नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको हमारा प्रीवियस पार्ट देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी आप देख सकते हैं।